क्या इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश का उद्धार करेंगे? क्या बांग्लादेश में फैली हिंसा शांत करने के लिए भारत को करना होगा हस्तक्षेप? आखिर कहां है शेख हसीना और अगला कदम उनका क्या हो सकता है? अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश, ये जानने की करेंगे कोशिश कि बांग्लादेश में फैली हिंसा का वहां पर रह रहे हिंदुओं पर क्या असर पड़ रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों की इस वक्त क्या हालत है और उन्हें इस हालत से निकालने के लिए भारत की क्या भूमिका रहने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ताजा घटनाक्रम की अभी तक बांग्लादेश में क्या कुछ घटित हुआ, जिसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़कर सुना देता हूं। जहां पर अभी एक तरफ बांग्लादेश में अराजकता की अग्नि फैली हुई है और इस अराजकता की अग्नि की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन से। एक आंदोलन जो कि 1971 के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ। छात्रों का यह आंदोलन इस तरह एक बड़ी अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो उठेगा, ये शायद ही वहां किसी ने सोचा हो और पूरी दुनिया में अब इसके क्या परिणाम जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ था, जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आरक्षण इन लोगों को दिए जाने की मनाही कर दी थी, उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद कुछ समय के लिए आंदोलन शांत हुआ। लेकिन उसके बाद एक बार फिर यह आंदोलन भड़क गया और ये बढ़ते बढ़ते अब हालात यहां तक आ गए हैं कि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, वहां के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इन सब अराजक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि अब प्रधानमंत्री नहीं है, इस्तीफा देने के बाद बीती रात उन्होंने वहां के सेना के मालवाहक जहाज से दिल्ली का रुख किया। हालांकि इससे पहले वो लंदन जाने की कोशिश में थी, लेकिन लंदन की सरकार ने फिलहाल उन्हें ये परमिशन नहीं दी है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण ले सकें। फिर उनके पड़ोसी देश और हमेशा साथ देने वाले भारत ने उनका साथ दिया और वो दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आकर लैंड की, जहां पर अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। हालांकि उन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अजीत डोभाल की जिस तरह से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भूमिका है, उसे देखते हुए यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि बंगाल से लगती एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी सीमा को सुरक्षित करना अजीत डोभाल की प्राथमिकता रही है। और भारत के आंतरिक और बाहरिक सुरक्षा को देखते हुए अजीत डोभाल की भूमिका यहां काफी अहम हो जाती है। अजीत डोभाल जो कि दुनिया भर के कई ऐसे मामलों के बहुत गूढ़ जानकार हैं जो भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और बांग्लादेश में फैली अराजकता का फायदा उठा सकते हैं आतंकवादी, इस बात को सुनिश्चित करें कि वो भारतीय सीमा में किसी भी तरह से प्रवेश न कर सकें, क्योंकि वहां पर फैली अराजकता के बाद वहां के कई जो अल्पसंख्यक हैं वो भारत में शरण लेना चाहते हैं और इस बारे में कई राजनीतिक व्यक्तियों के बयान भी सामने आए, वो भी आपको सुनवाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले पर क्या कहा ये भी बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त जो अराजकता की आग वहां फैली हुई है, इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया वो आपको बताते हैं। दरअसल इस बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, वहां के जो हिंदू हैं, जो कि करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदू वहां रहते हैं, जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं और दंगाइयों ने कई मंदिरों को भी इसका निशाना बनाया है और हिंसक घटनाओं से भारतीयों और वहां रह रहे 8000 के करीब छात्रों को इसका नुकसान न झेलना पड़े, इसकी दंश न झेलनी पड़े, इसके लिए भारत की केंद्र सरकार मीटिंग कर इसे सुनिश्चित कर रही है। बंगाल से लगती लंबी जमीनी सीमा, पलायन का खतरा जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें हिंदू परिवारों को सुरक्षा दिए जाए, इसके संबंध में इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और दरअसल जनता के भारी विरोध के बाद शेख हसीना ने अब देश छोड़ दिया है और वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं। और इस बारे में चूंकि अब तक जो स्थिति रही है उसमें छात्रों के साथ जो शुरू हुआ आंदोलन, उसके चलते वहां की अराजकता अब इस कदर बढ़ गई है कि वहां पर रह रहे आतंकवादी भी इस मौके की तलाश में हैं कि किसी तरह से पलायन शुरू हो और कब हम भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाएं। इस वक्त वहां की स्थिति काफ़ी ख़राब है, कई जगह से हिंसक घटनाएं हुई और कई जगह से इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं। और इस बीच जो निर्णय वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लिया, उनके निर्णय को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन पहले उनकी खुद की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना ज़रूरी था। दरअसल जनता के भारी विरोध के बीच वो अब बांग्लादेश छोड़कर लौट आई हैं भारत, तो चूँकि इससे पहले उनका परिवार दिल्ली में ही कहीं रहा करता था, हालांकि वो सुरक्षा दृष्टि से एक अलग विषय है। चूँकि 1971 में जब मुक्ता वाहिनी का गठन किया गया और चर्चा ये शुरू हुई कि अब एक
अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बनेगा। उस बीच इंदिरा गांधी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बांग्लादेश में फैली अराजकता की आग को शांत करने के लिए। हालांकि वहां की सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और तख्ता पलट के बाद अब जो अंदर खाने से जानकारी मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसके बारे में और डिटेल हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब कहां जाएंगी? क्या फिनलैंड जाएंगी या स्विट्जरलैंड जाएंगी या फिर लंदन, जहां की सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दी वहां आने की? अब ये देखना भी अहम होगा कि उन्हें शरण कहां मिलती है। पहली शरण उन्हें भारत में मिली है। भारत जो कि हर बिगड़े हालात, हर विपरीत परिस्थिति में अपने पड़ोसी देशों का साथ देता है। पाकिस्तान और चाइना की बात अगर छोड़ दें तो चूंकि ये ऐसी दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। हालांकि इस बीच उनके परिवार के लोगों से न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की और उनके शेख हसीना के बेटे से बातचीत के दौरान ये बात भी सामने आई है और उन्होंने बांग्लादेश में नई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में नई व्यवस्था वहाँ के हिंदुओं के लिए मुफीद नहीं है और शेख हसीना के बेटे ने न्यूज़ 18 से बातचीत में ये दावा किया है। उनका ये कहना है कि हमारे लीडर सेफ रहने चाहिए और बांग्लादेश के लोगों ने इसे चुना और वहाँ वही मिलेगा जो उन्होंने चुना है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अब ये मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि इस पूरे विवाद से अब वो खुद को अलग बता रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि शेख हसीना और यानी उनकी माँ से उनकी बातचीत हुई और वो अच्छे स्पिरिट में है, लेकिन वो हताश हैं, वो दुखी हैं, वो निराश हैं इस बात से कि बांग्लादेश में आखिर ये क्या हो रहा है, चूँकि अंततोगत्वा वो ही उनका देश है। और आपको बता दें कि इस बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा ये किया कि बांग्लादेश के इतने विकास किए जाने के बाद, मिलिटेंसी से लड़ाई किए जाने के बाद और इनकम और मिड इनकम देश बनाए जाने के बाद ये हालात अब वहाँ के लिए अच्छे नहीं हैं। हालांकि उन्हें कोई राजनीतिक आश्रय ज़रूर लेना होगा परिवार की सुरक्षा को देखते हुए और इस्तीफ़ा देने के बाद वो वहाँ पर कुछ कहना चाहती थी। उनके बेटे ने ये दावा किया, क्योंकि जिस तरह से जिन हालातों में ये इस्तीफ़ा हुआ उन्हें देखते हुए ये दावा किया जा रहा था कि शायद मामला शांत हो जाए, लेकिन शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने कहा कि शेख हसीना इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ के लोगों को संबोधित करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो मौका नहीं मिला। लेकिन हिंसा और हिंसक घटनाओं के बीच बांग्लादेश को उन्हें छोड़ना पड़ा, लेकिन वो वहाँ रहना चाहती थी, वो वहाँ पर रहकर अपने लोगों के बीच रहना चाहती थी और संभव है कि आगे भविष्य में वो फिर से राजनीतिक लड़ाई में हिस्सा लेकर वहाँ के लोगों का नेतृत्व करने की कोशिश करती। ये शेख हसीना के बेटे ने दावा किया है। बहरहाल आपको बता दें कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश में 56% आरक्षण के विरोध में 1 जुलाई 2024 को छात्र आंदोलन के चलते, हिंसक घटनाओं के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 15 जुलाई को जो हिंसक घटना हुई उसमें करीब 200 से ज्यादा लोग मारे गए और अब तक ये संख्या बढ़कर 300 के आसपास पहुंच गई है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया था, जो लगभग न के बराबर है। हालांकि 25 जुलाई को हसीना को मीरपुर और मेट्रो स्टेशन जब वो वहां पहुंची और वहां तोड़फोड़ को देखा उन्होंने, तो वो रो पड़ी। इसके बाद जानकारी मिली कि छात्रों की मौत पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी और अब स्थिति यह है कि 4 अगस्त को हजारों लोगों ने हसीना के इस्तीफे की मांग की और उन्होंने इस्तीफा दिया। दरअसल इस दौरान भी 97 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली और अब वो भारत आ चुकी हैं। ढाका से उन्होंने अपना जो आधिकारिक आवास है वो छोड़ दिया है और भारत की केंद्र की सरकार ने उन्हें शरण देने के लिए जो पहल की है, इसे दुनिया भर में हालांकि सराहा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इस पर और डिटेल हम आगे पहुंचाएंगे। लेकिन बांग्लादेश की इनसाइड स्टोरी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है और वहां फैले दंगे वहां के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बने हुए हैं, जिसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वहां के हिंदुओं और वहां के अल्पसंख्यक परिवारों की रक्षा की जाए। और शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता हैं और नेता विपक्ष भी हैं, और इस बारे में बंगाल में हिंदू शरणार्थियों को जगह दी जाएगी क्या, 1 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा करीब हिंदू शरणार्थी वहां पर आ सकते हैं, ऐसा दावा उन्होंने कहा है किया है। और उनका यह भी कहना है कि भारत के अलावा आखिर उन्हें और कौन शरण देगा, क्या भारत में ही बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को शरण मिलेगी? ये इस बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो हालात वहां पर बने हुए हैं, पड़ोसी होने के नाते मदद करना भारत का
कर्तव्य बनता है। हालांकि सनातन संस्कृति तो इसी ओर इशारा करती है, लेकिन अपनी सुरक्षा पहले होनी चाहिए। अपने आप को पहले मजबूत करना है, अपनी सीमाओं को, अपने लोगों को सुरक्षित करना है, उसके बाद दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।